जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो हमारी बुक है उसका आज ये 9 नंबर चैप्टर लास्ट होगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कि उर्वरक द्रातलीय जल में की मात्रा को बढ़ा देती है। यानी जब हम उर्वरक का उपयोग करते हैं तो ये द्रातलीय जल में क्या करती है कि नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देती है। नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नगरों के ऊपर कोहरे को, नगरों के ऊपर यानी जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनके ऊपर कोहरे को धूम्र कोहरा कहा जाता है। तो नगरों के ऊपर जो कोहरा होता है उसे हमें शहरी धूम्र कोहरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सुस्तर शोर के स्तर को, सुस्तर शोर के स्तर को के संदर्भ में ध्वनि स्तर द्वारा मापा जाता है। यानी ध्वनि स्तर को मापने की इकाई आपको पूछी है तो वो होती है डेसिबल। ध्वनि स्तर को मापने की इकाई है वो डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्वनि प्रदूषण विशिष्ट होता है। तो ध्वनि प्रदूषण है वो स्थान विशिष्ट होता है। क्या होता है? स्थान विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में का स्तर उत्तरवर्ती बरसाती से नीचा होता है। तो याद रखें, गर्मियों के पश्चात जो पहली बरसात होती है उसमें पीएच का स्तर, किसका? पीएच यानी जल का मान होता है, पीएच का स्तर है वो उत्तरवर्ती बरसात से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नमामि गंगे कार्यक्रम में कहाँ चलाया गया? कौन सी नदी के सुधार के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया? तो आपको पता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा नदी के लिए चलाया गया था। तो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो गंगा नदी के लिए चलाया गया, गंगा नदी की स्थिति को सुधारने के लिए चलाया गया। तो यानी 6 नंबर में गंगा नदी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो भू निम्नीकरण प्रक्रिया है वो, यानी भू निम्नीकरण 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। भू निम्नीकरण 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। 8वां है नगरीय और अनगरीय बस्तियों में, यानी नगरीय और अनगरीय बस्तियों का मतलब है ग्रामीण बस्तियों में भिन्नता होती है। बिल्कुल नगरीय और अनगरीय बस्तियों में यानी प्रकार्यों में यानी वहाँ के लोगों के कार्य करने में भिन्नता होती है, प्रकार्यों में भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में नगरीय
निपटान एक गंभीर समस्या है। तो देखिए, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान है। नगरीय अपशिष्ट निपटान है, ये एक गंभीर समस्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। यानी जो नेचुरल एक्टिविटी हैं इनकी अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा इनकी अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा क्या हुआ है, अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। यानी प्राकृतिक प्रक्रियाएं इतना भूमि को बंजर नहीं बनाती हैं जितना मानव द्वारा किए जाने वाला क्रियाकलाप बनाता है। अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों में मुक्त एवं का परिणाम है। तो देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों में मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्पादन प्रक्रिया में अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में जो उद्योग हैं, कौन हैं? जो उद्योग हैं वो अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से क्या होता है? आप सबको पता है, जल प्रदूषण होता है। जब औद्योगिक कचरा नदियों में डालेंगे तो जल प्रदूषण होगा। अगला है एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है वो है धारावी बस्ती। और अब आपको ये पूछ ले कि धारावी बस्ती कहाँ है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दक्षिणी भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो दक्षिणी भारत का सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है उस शहर का नाम है रानीपेट। उस शहर का नाम क्या है? रानीपेट। दक्षिणी भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रानीपेट है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऐसी भूमि जो समस्त गांव वालों की संपत्ति होती है। ऐसी भूमि जो समस्त गांव वालों की संपत्ति होती है उसे हमें साझा संपदा, यानी उसे हम क्या कहेंगे? साझी संपदा संसाधन के नाम से इनको हमें जानेंगे, साझी संपदा। क्वेश्चन नंबर 18 है झाबुआ जिले में जनजाति का उच्च सांद्रण है। झाबुआ जिले में कौन सी जनजाति का उच्च सांद्रण मिलता है?
तो झाबुआ जिले के अंदर भील जनजाति का उच्च सांद्रण मिलता है। भील जनजाति का उच्च सांद्रण मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन, लवणता और भू क्षरण आदि के प्रमुख कारण हैं। यानी मृदा अपरदन का होना, लवणता का बढ़ना, भू क्षरण का होना, ये सब हैं, ये भू निम्नीकरण का कारण है। किसका कारण है? ये सब भू निम्नीकरण का कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ का कार्य तथा तीव्र चालित मोटर वाहन ये किसके स्रोत हैं? यानी उद्योगों के अंदर जो आवाज़ होती है, मशीन जब निर्माण कार्य करती है तो आवाज़ होती है, तोड़ फोड़ का कार्य होता है तो आवाज़ होती है, और तीव्र चालित मोटरों से भी आवाज़ होती है। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण के। अगला है जल जनित बीमारियों का मुख्य स्रोत क्या है? जब बीमारियां ही जल जनित हैं तो इनका मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए भाई? जब बीमारियां जल जनित हैं तो इनका मुख्य स्रोत होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो धुआं होता है, और माइनिंग के वक्त भी बहुत मतलब आसमान के अंदर गंदगी जाती है। उद्योगों के धुआं भी आसमान में जाकर के गंदगी फैलाता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के स्रोत हैं? जीवाश्म ईंधन, माइनिंग, उद्योग, ये सब क्या हैं? वायु प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। इन सब से वायु प्रदूषण होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। पहले मैंने बता दिया था ये, इसे डेसिबल के अंदर मापा जाता है। 24 नंबर है उत्तरी भारत में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में लवणीकरण सर्वाधिक हो गया है। उत्तरी भारत है जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीकरण की जो मात्रा है वो क्या हुई है? बढ़ी है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का उपयोग करके, यानी कौन से पेट्रोलियम का उपयोग हम करें जिससे नगरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोका जा सके? तो यानी सीसा पेट्रोलियम का उपयोग करके। किसका? सीसा पेट्रोलियम का उपयोग करके हमें नगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक मेलों में भी जाते हैं, इधर उधर घूमने के लिए भी जाते हैं, तो जल प्रदूषण के ये क्या हैं? जल प्रदूषण के ये सांस्कृतिक स्रोत माने जाते हैं। यानी जब भी आप नदियों के आसपास है, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक मेले नदियों के आसपास लग रहे हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर नदियों के अंदर कचरा डाल दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल है वो प्रदूषित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक स्रोत कहते हैं। अगला श्वसन तंत्रिका या तंत्रिका तंत्र या रक्त संचार संबंधी बीमारियां होती हैं। यानी ये जो श्वसन संबंधी बीमारी है, सांस लेने संबंधी, या कोई अंदर आंतों की बीमारी है, ये सब बीमारियां वायु प्रदूषण के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? वायु प्रदूषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है
स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में क्या आना, कमी आना, या तो हमेशा हमेशा के लिए भूमि बंजर बन जाना या कुछ समय के लिए भूमि का उत्पादन घट जाना, इस स्थिति को हम कहेंगे भू निम्नीकरण। इसे हमें क्या कहेंगे, भू निम्नीकरण के नाम से इनको हमें जानेंगे। आगे प्रश्न नंबर 29 है कि प्रदूषण के स्रोत हैं। तो प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, जल, वायु, ध्वनि, भू निम्नीकरण। ये 4 हैं, ये प्रदूषण के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 का कि कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली गंधक वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली गंधक है वो अम्लीय वर्षा के लिए क्या मानी जाती है, उत्तरदायी मानी जाती है, अम्लीय वर्षा के लिए, क्योंकि इनसे धुआं निकलता है, धुआं वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल के अंदर वही धुआं वर्षा के रूप में वर्षा के साथ नीचे आता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला है दस्त लगना यानी डायरिया, या आंतों में किसी प्रकार का रोग होना, या फिर हेपेटाइटिस, ये जो 3 प्रकार की बीमारियां हैं ये जल प्रदूषण के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, ये जल प्रदूषण के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सर्वाधिक प्रदूषण चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन, ये वो उद्योग हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। इन उद्योगों के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। अगला है भारत में गंगा एवं यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। गंगा और यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, जल के उपयोग से जल की गुणवत्ता में निम्नीकरण हुआ है। जल के उपयोग से जल की गुणवत्ता में निम्नीकरण हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए ये कह रहा है कि जल के उपयोग से, यानी जब हमें जल का अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जब हम जल का अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो ही जल की गुणवत्ता में निम्नीकरण होता है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, जब जल में निलंबित कण कार्बनिक या अकार्बनिक के पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है। जब जल में निलंबित कण कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जब जल के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जल प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होता है। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण है यानी जल प्रदूषण है प्राकृतिक स्रोत एवं से होता है। देखिए जल प्रदूषण के 2 स्रोत मैंने बताए हैं, एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत होता है। अगला है जल प्रदूषण में का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जल प्रदूषण में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वो है कि भारत में लगभग रोग जल जनित
हैं। तो भारत में लगभग एक चौथाई जो रोग हैं, एक चौथाई जो रोग हैं वो जल जनित माने जाते हैं। अगला है राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई हेतु नरेंद्र मोदी ने कौन सा कार्यक्रम संचालित किया? तो उसका नाम मैंने आपको बताया, नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम। अगला है धूमर कोहरा के कारण होता है। तो जो धूमर कोहरा है वो वायुमंडल प्रदूषण के कारण होता है। धूमर कोहरा वायुमंडल प्रदूषण के कारण होता है। अगला है कि यानी कि प्रदूषण के कारण, यानी ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण, किसके कारण है? वायु प्रदूषण के कारण। अगला है धारावी बस्ती में एक मुख्य सड़क गुजरती है, उस सड़क का नाम क्या है? धारावी विश्व की सबसे गंदी बस्ती है जिसका नाम है, यानी धारावी विश्व की सबसे गंदी बस्ती है जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और यहाँ से एक बहुत ही संकड़ी सड़क गुजरती है जिसके अंदर ऑटो तक नहीं जाते हैं। उस सड़क का नाम है 90 फुट रोड, उसका नाम है 90 फुट रोड, यानी उस रोड का नाम क्या है? 90 फुट रोड, 90 फुट रोड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत में जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो लगभग 69% जनसंख्या है वो गांव के अंदर निवास करती है। अगला है नगरीय क्षेत्रों के आसपास, नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण में भी, नगर औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण में भी वृद्धि हुई है। तो देखिए नगरीय क्षेत्रों के आसपास जो औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है वो औद्योगिक अपशिष्टों के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? औद्योगिक अपशिष्टों के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वर्तमान समय में विश्व में 6 अरब जनसंख्या, ये आपकी एनसीईआरटी का आंकड़ा है, हालांकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो नगरों के अंदर रहती है? तो बताइए इसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो नगरों में रहती है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। और एक लास्ट का जो प्रश्न है वो आपको मैं दे रहा हूँ कि 2050 तक विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों के अंदर आ जाएगी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप बुक नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ करके टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ओनली रट्टा मार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इन दोनों के जो विद्यार्थी ईमानदारी से ये टेस्ट दे रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं वो ज़रूर इनका उत्तर देंगे। इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी के अंदर, हमारी ज्योग्राफी के अंदर 17 लेसन हैं जिनके हमने एबेसैद पूरे हो गए हैं और इन 17 पाठों के रेगिस्तान पूरे हो गए हैं। और इन्हीं 17 पाठों में ये जो मैंने आपको बताए हैं एबेसैद और रेगिस्तान है, यहीं से आपके
वन वर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एबेसेद रेगिस्तान वन वर्ड यानी वार्षिक का पेपर तुम्हारा 56 नंबर का होगा, जिसमें से 35 नंबर का कवर हमने अभी तक कर लिया है। अब हमारे पास बचे हैं बड़े वाले प्रश्न, बड़े प्रश्न बचे हैं और इनके साथ साथ बचा है मानचित्र। तो अगली जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे मानचित्रों की और फिर हम करेंगे बड़े प्रश्नों की। इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज़ें शुरू कर रखी है, तो आप हिस्ट्री के एमसीक्यू भी आप देख सकते हैं और राजस्थान जीके की भी टेस्ट सीरीज यानी 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन है उसको भी हमने शुरू कर रखा है। तो जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और जो विद्यार्थी जो मित्र इस वीडियो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।